सबको नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। एमए और एमए फाइनल और ऑनर्स में पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पर अजमेर यूनिवर्सिटी में, एमडीएस यूनिवर्सिटी में। उसका कुछ इंट्रोडक्टरी परिचय और परिभाषा और कैसे हम भूगोल को और विशेषकर राजनीतिक भूगोल को पढ़ें, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। अब सामान्य सा प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि भूगोल है क्या, ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल एसोसिएटेड फिनोमेना। भूगोल पृथ्वी तल और उससे संबंधित विभिन्न विषमताओं का अध्ययन है, जिसमें मानवीय और प्राकृतिक घटनाओं और विशेषकर मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों से जो क्रियाकलाप जनित हो रही हैं, जो एक्टिविटीज जनित हो रही हैं, उन सब का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और भूगोल को एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भूगोल को हम सिस्टमैटिक, ऑर्डरली और रेशनल फॉर्म में स्टडी करते हैं। रेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रेशनैलिटी मतलब जहां पर आप तर्क कर सकें, जहां पर आप प्रश्न कर सकें। अब प्रश्न कैसे? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। जब आप कहते हैं कि व्हाट मीन्स क्या, कोई प्रश्न पूछा जाए जैसे आपको हिमालय के बारे में, तो आप बताएंगे हिमालय के बारे में हिमालय है क्या, इसकी स्थिति कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये किन किन अक्षांश देशांतरों के बीच में फैला हुआ है और कौन कौन से देशों में इसकी स्थिति है, कौन कौन से देशों में इनका फैलाव है, कैसी इसकी आकृति है। फिर दूसरा वेयर, कहाँ कहाँ स्थित है, और व्हेन, कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, कब बना, और हाउ, कैसे आज इसकी स्थिति जो है उसका महत्व क्या है, ये क्या रोल अदा कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस और महत्व क्या है। मतलब कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे हम। तो किसी भी प्रश्न को आप व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ से स्टार्ट करके हाउ पर कंप्लीट करते हैं, तो वो एक सही सिस्टम है प्रश्न का जवाब देने के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो अलग बात है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप है, 50 वर्ड में या 20 वर्ड में या 200 वर्ड में आपको उसका जवाब देना है, तो आपका प्रश्न का सिस्टम इस प्रकार से होना चाहिए। पहले व्हाट, फिर वेयर, फिर व्हेन एंड हाउ, कैसे। साथ ही इधर देखिए, मैंने यहाँ पे स्टडी के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है? हैंड दिया है, ईयर्स दिए हैं, आईज दी हैं, माउथ दिया है, और सबसे बड़ा माइंड दिया है, मस्तिष्क। इसलिए होमो सेपियंस जिज्ञासु प्राणी है। हम लोग जितने भी होमो सेपियंस हैं वो सब जिज्ञासु हैं। क्यूरियोसिटी हमारे मस्तिष्क में भरी पड़ी है। ये मस्तिष्क की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ही हमें अन्य जीवों से अलग करती है। जैसे तो हम भी जीव हैं, जिसमें जीवन है वो जीव है। अब इसकी भी कई कैटेगरीज हैं। आप देखिए, मैंने यहां लिखा है ट्री। ट्री को मैंने 1 नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब है ट्री के पास एक डायमेंशन है, वो अपनी जगह पर खड़ा है, सांस ले रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, और अन्य संसाधनों के द्वारा, अन्य एजेंट्स के द्वारा उसके बीज आसपास वितरित किए जा रहे हैं, तो उसकी जनसंख्या भी उसकी संख्या भी बढ़ रही है। तो इसके पास एक आयाम है। दूसरा एनिमल्स है, उसके पास, उसके आगे मैंने लिखा है 2, यानी कि एनिमल्स के पास 2 आयाम हैं। वो उत्पत्ति भी करते हैं और एक स्थान पर नहीं रहते हैं, बल्कि चलायमान रहते हैं। तो इसके पास, उनके पास 2 आयाम हैं। मैन, ह्यूमन, यानी हम होमो सेपियंस, हमारे पास 3, 4, 5 या उससे ज्यादा आयाम हो सकते हैं, होते हैं। यानी कि हम
हमारी पैदाइश भी होती है, हम वृद्धि भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, और एक स्टेज पे आने के बाद मस्तिष्क का विकास हो जाने के बाद सोचते अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने आसपास के बारे में, कि आसपास का क्षेत्र किस प्रकार का है, क्यों डेवलप हुआ, क्या परिस्थितियां हैं, क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, और इनका प्रभाव हमारे समाज पर और हमारे देश पर क्या पड़ रहा है। तो मैन एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। इट इज ए वी आर होमो सैपियंस आर मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, जो विभिन्न दिशाओं में हमारा दिमाग सोचता है, नई नई शोध करने के प्रयास करता है, अपने समाज और अपनी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। अगर हम भी पेड़ों और पेड़ पौधों और एनिमल्स की तरह जंगलों में रहते तो आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। विकास के जो पायदानों को हम पार करते हुए आज 2020 में हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। वैसे तो 21वीं शताब्दी चल रही है, 2020, तो हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे पास मस्तिष्क, उन्नत मस्तिष्क, इसलिए हम होमो सैपियंस कहते हैं। होमो सैपियंस मतलब बुद्धिमान जीव। और ऐसा नहीं है कि पशुओं के पास मस्तिष्क नहीं होता है, उनके पास ब्रेन नहीं होता, माइंड नहीं होता, उनके पास भी होता है, लेकिन वो सिर्फ 2 डायमेंशन में सोचते हैं, अपना पेट भरना और अपनी सुरक्षा, तीसरा कोई डायमेंशन नहीं। शेर, लॉयन, टाइगर और जितने भी हिंसक मांसाहारी जीव हैं, वो भी पेट भरने के बाद में आराम से सो जाते हैं अपनी गुफा में या पेड़ के नीचे। शेर या टाइगर ये नहीं सोचता कि मैं 5-7 हिरन्स को मार के रख लूं, कल परसों तरसों काम आएंगे, जैसे मनुष्य सोचता है। मनुष्य अपने पूरे साल की व्यवस्था करता है, पूरे साल की नहीं, कई लोग तो अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था कर देते हैं कि मेरे आने वाली पीढ़ियों तक का मैंने पैसा जमा कर दिया, संसाधन जमा कर दिए, अब उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए पृथ्वी पर संसाधनों की क्राइसिस, संसाधनों की कमी होती जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ए ग्रीडी मैन, ग्रीडी, स्वार्थी, बहुत स्वार्थी। वो अपने बारे में तो सोचता ही है, अपने परिवार के बारे में भी सोचता है, अपनी पीढ़ियों के बारे में भी सोचता है, अपने देश के बारे में सोचता है। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक रैंकिंग का सिस्टम चला हुआ है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरली, जितने ज्यादा हम आर्थिक रूप से उन्नत होंगे उतने ही हम ऊंचे पायदान पर होंगे। ये जो प्रतिस्पर्धा चल गई है, एक कंपटीशन चल गया है, ब्लाइंड, इसे मैं कहूंगा अंध प्रतियोगिता है, ये ब्लाइंड रेस है जिसका अंत कहीं पर नहीं है। भागते भागते आदमी थक जाएगा और गिर के मर जाएगा और वापस से उसी मिट्टी में मिल जाएगा जिस मिट्टी से उसकी उत्पत्ति हुई। यानी कि दौड़ कहां से कहां तक? दौड़ मिट्टी से मिट्टी तक। अगर हम इस भारतीय फिलॉसफी को, भारतीय दर्शन को समझ लें तो हमारा जीवन बहुत आसान और सहज हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। ये दुखद है। हम अधिक से अधिक संसाधनों को एकत्रित करना चाहते हैं। पृथ्वी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, समस्या क्या हो गई पूरी दुनिया में, कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सीमित संसाधन। ये जो इम्बैलेंस पैदा हो गया है, इकोनॉमिक और सोशल इम्बैलेंस, ये हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पृथ्वी के देशों के लिए बहुत घातक है। अब इस सिस्टम को दूर करने के लिए कई सिस्टम भी आए, जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लेकिन वो भी वापस से उसी पूंजीवाद की तरफ लौट आए, क्योंकि पूंजीवादी एटीट्यूड हमारे मस्तिष्क में प्रकृति ने दिया है। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। बिरले लोग ही इससे छुटकारा पा सकते हैं या पाते हैं। अधिकांश तो लोग इस दौड़ में इस तरह से दौड़ते रहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहां पर मैंने कुछ प्रकृति ने या भगवान ने, श्री राम ने हमको क्या क्या दिया है?
हाथ दिए हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, कान दिए हैं देखने के लिए, आंखें दी हैं, बोलने के लिए माउथ दिया है और सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है। और इसको मस्तिष्क को यूज करते हुए हम यहां स्टडी पे पहुंचते हैं कि हम स्टडी कैसे करें। क्या सिर्फ रीडिंग कर लें, इतना ही पर्याप्त है? नहीं, यहां पर मैंने 3 चीज लिखी है स्टडी के, जो वो लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंस। हम स्टडी कैसे करेंगे, हम अध्ययन कैसे करेंगे? अध्ययन मतलब ये भी एक ध्यान है, ध्यान, अध्ययन। अब ध्यान में तो क्या होता है, ध्यान में आपको अंतर्मन में उतरना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है चीजों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उनकी जड़ों तक जाना पड़ता है। और वो कैसे जाया जा सकता है? बहुत आसान तरीका है। अगर आप इस चीज को अपने जीवन में लागू करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं आप किसी कंपटीशन में रुकेंगे नहीं, सफलताएं आपके पैरों में होंगी। क्या है? लेटर। जब बच्चा होता है, पढ़ने लगता है, तो वो पहले लेटर्स को, अक्षरों को पहचानता है, ए आ ई क ख ग घ ग। फिर उनको वर्ड्स के रूप में जोड़ने लगता है, क ख ख और ग बन गए तो खग। अब खग की भाषा खग ही समझे, तुलसीदास कहते हैं खग की भाषा खग ही समझे, यानी कि समझदार की भाषा समझदार ही समझे, शिकारी की भाषा शिकारी ही समझे। जिसके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट को वही लोग समझ सकते हैं जो उस टैलेंट से परिचित हैं या उस टैलेंट की फील्ड में। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है सेंटेंस। आप वर्ड को पहचानने, आप लेटर को पहचान लगे, वर्ड्स को जोड़ने लगे और सेंटेंस को फिर पढ़ने लगे, और उसके साथ साथ उसका स्वाध्याय करते हुए मनन करने लगे। जब तक आप एक एक शब्द को समझेंगे नहीं पढ़ते हुए, एक एक लेटर को जोड़कर शब्द या अक्षर को, वर्ड को समझेंगे नहीं, उसका मीनिंग क्या है उसके पीछे, और सेंटेंस जोड़ के पूरा कंप्लीट मीनिंग क्या बनता है, तब तक उसकी गहराई में आप नहीं उतर सकेंगे। तो यह बहुत जरूरी है कि आप गहराई में उतरें। और यहां पर मैंने लिखा है मैप, डेटा और डायग्राम। हमारे भूगोल में ये बड़े इंपॉर्टेंट शस्त्र हैं कि आप जो भी प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे संबंधित मैप्स हो, मानचित्र हो, डेटा या आंकड़े हो, और उस डेटा से संबंधित अगर कोई डायग्राम बन रहे हैं तो वो हो। ये हमारे एक प्रकार से टूल्स हैं, लड़ने के हथियार हैं। आजकल मैं देखता हूं कि बच्चे मैप्स ही नहीं बनाते, आंकड़े ही नहीं देते, डायग्राम ही नहीं बनाते, बस एक बार प्रश्न पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। वर्ड की सीमा दी जाती है, उस वर्ड की सीमा को भी ध्यान नहीं रखते कि कितने शब्दों में हमें उसे लिखना है, और कई बार जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। भूमध्य सागर पर प्रश्न आया, वो भूमध्य रेखा पे लिख दिया। भूमध्य रेखा पर प्रश्न आया, भूमध्य सागर पर लिख दिया। उसकी गहराई को, प्रश्न की गहराई को समझा ही नहीं, और बाहर आके बोलते भाई हम तो बहुत बढ़िया पेपर करके आए, और जब रिजल्ट आता है तो फिर कहते हैं यूनिवर्सिटी खराब है, प्रोफेसर साहिबान ने सही कॉपी चेक नहीं की, रीचेकिंग कराऊंगा, और तब भी रिजल्ट वही आता है। तो हम अपनी गलतियों को पहचानें कि हमसे कहां गलतियां हो रही हैं और उसको कैसे सुधारें, क्योंकि मनुष्य के लिए कहा जाता है मनुष्य गलतियों का पुतला है। और गलती कौन करता है? जो उठता है, चलता है, भागता है। जो बैठा रहता है उससे कोई गलती नहीं होती है। तो उठिए, चलिए, भागिए, और तब तक भागते रहिए जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं करते। विवेकानंद जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा कहा, वेदों से लिया गया कि बैठिए नहीं, चलिए,
दौड़िए और तब तक दौड़ते रहिए जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लें। सफलता आपके पैरों में होगी, प्रकृति आपके साथ होगी। कर्मठ आदमी के साथ हमेशा प्रकृति या प्रभु जुड़े रहते हैं। इस चीज को मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अब भूगोल को जानने के बाद और भूगोल को कैसे पढ़ें, इसको जानने के बाद में हम आते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो क्या है, राजनीतिक भूगोल क्या है, और हम राजनीतिक भूगोल को भूगोल में क्यों पढ़ते हैं। राजनीतिक तो विज्ञान है, पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ज्योग्राफी इज अ स्पेशल साइंस, स्थान से जुड़ा हुआ विज्ञान है। और मैंने आपको बताया इसमें वेरिएबल कैरेक्टर्स को, विभिन्न प्रकार के जो चरित्र होते हैं, लक्षण होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अब उसमें वो धार्मिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सैन्य भी हो सकते हैं, यानी कि आर्थिक भी हो सकते हैं। सभी प्रकार की मानवीय घटनाएं जो होती हैं वे उसके अंतर्गत आ जाती हैं। और इतना तो आप जानते हैं कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक प्राकृतिक भूगोल और दूसरा मानवीय भूगोल या मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल, हम प्रकृति या भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसमें मनुष्य का किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मानव भूगोल में हम मानव की एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रकृति से अलग होकर नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट और नेचर। प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, इसमें एरियल डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, इसमें क्षेत्रों के बीच में रिलेशंस भी आ जाता है, जिसे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रीजन्स कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो अंतर संबंध है, आवागमन है। हमने जो रीजन्स बनाए वो ब्लॉक फॉर्म में नहीं है, वो बॉक्स फॉर्म में नहीं है, वो हमने अध्ययन पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन को आसान करने के लिए रीजन्स को बनाया है। और रीजन्स के बीच में हमने दीवारें खड़ी नहीं की हैं। 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 प्रत्येक रीजन में मनुष्य और परिवहन और संचार का आवागमन है, नॉलेज का आवागमन है, जिसे इनोवेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक सी है, ज्ञान पूरी दुनिया में एक सा है, लेकिन मस्तिष्क सबके पास एक ही होने के बाद में अलग अलग बात भी अलग अलग है। हमारे मस्तिष्क की 100% अगर कैपेसिटी है सोचने की, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सामान्य मनुष्य मुश्किल से 3 या 4% ही मस्तिष्क को उपयोग कर पाता है पूरे जीवन में। बाकी तो वो अपने साथ ले जाता है। और कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रभु श्री राम को 100% ही दे देते हैं जाकर कि तेरा तुझको अर्पण, मैंने तो इसका कुछ यूज नहीं किया, कोई उपयोग नहीं किया। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें इसकी कैपेसिटी को, इसकी प्रतिशत को बढ़ाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25 जितना कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। और कैसे करेंगे? आपको अध्ययन से, मनन से, ध्यान से, तपस्या से। आप जितना ज्यादा डूबेंगे, जितनी ज्यादा समुद्र की गहराई में जाएंगे, उतना ही उत्कृष्ट किस्म का हीरा तलाश के लाएंगे, मोती तलाश के लाएंगे। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा, और ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान अंतहीन है। एक अरेबियन नाइट्स में एक कहानी आती है कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति मरने लगता है, तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, यमदूत आते हैं, उनको ले जाने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे काम बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें एक वर दिया जाता है। तुम एक वर मांगो, उसकी पूर्ति, उसकी वो इमीडिएटली, तत्काल पूरा किया जाएगा, क्योंकि आपके कार्य बहुत अच्छे हैं और कार्य बोलते हैं।
कार्यों के मुताबिक हमें फल मिलते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो विद्वान बोलता है कि मुझे इस पृथ्वी से नहीं ले जाया जाए, बल्कि 100 वर्ष मुझे और दे दिए जाए। तो देवदूत बोलते हैं, आश्चर्य करते हैं कि भाई आपको तो स्वर्ग मिलने वाला है, मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। तो उनका जवाब बहुत सुंदर होता है कि इस पृथ्वी पर इतना नॉलेज है कि ये एक जीवन में नहीं समेट सकता। तो मुझे 100 साल और चाहिए इस पृथ्वी पर, जिससे मैं अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकूं, और भी अधिक ज्ञान अर्जित कर सकूं। हालांकि उसके बाद भी ज्ञान पूरा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये इच्छा रखी देवदूतों से और उनकी इच्छा पूरी की गई। तो हम ज्ञान को सिर्फ पढ़ाई के रूप में या डिग्री प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उसको व्यवहारिक भी बनाएं, उसको प्रैक्टिकल भी बनाएं, उसको अप्लाइड भी करें अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने सिस्टम में, अपने परिवार में, अपने देश में, और अधिक से अधिक हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। अब आप यहां देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अर्थ सरफेस, फिजिकल एंड ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप, वेरिएबल कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी है क्या, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम सिस्टम्स का अध्ययन करते हैं, राज्य और राष्ट्र का अध्ययन करते हैं। सिस्टम कैसा है किसी राज्य में, डेमोक्रेटिक है, समाजवादी है, साम्यवादी है, राजतंत्र है, किस प्रकार का सिस्टम है, तानाशाही है, उन सिस्टम को अध्ययन करते हैं। फिर जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति। भू राजनीति एक राजनीतिक भूगोल का बड़ा सशक्त हथियार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म है, टूल है। इसका अध्ययन करके इसको हम विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक रूप में और राष्ट्रों के अंतर संबंधों और राष्ट्रों के बीच में जो डिप्लोमेसी है, विभिन्न किस्म की डिप्लोमेसीज होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और तीसरा पॉइंट है डिप्लोमेसी से ही संबंधित कूटनीति। चाणक्य कहते हैं कूटनीति, चाणक्य हम कहते हैं कई बार ना, चाणक्य कूटनीति इस्तेमाल कीजिए। चाणक्य कूटनीति मतलब दुश्मन के हर पहलू को समझ लेना और फिर किसी निर्णय पर पहुंचना, यानी कि हर वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का अध्ययन कर लेना, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सभी चीजों का अध्ययन करना, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचना। आपका निर्णय बिल्कुल सही जाएगा। उस निर्णय से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो परिणाम मिलेंगे, वो बिल्कुल सही मिलेंगे। फिर डिप्लोमेसी बाद इकोनॉमिक्स, आर्थिक तंत्र, मैंने पहले ही बताया था आपको। अर्थ, जर जोरू गुलाम, जर जोरू जमीन, सारा का सारा अर्थ से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा स्वार्थ। प्रकृति ने संसाधन इस प्रकार से पृथ्वी पर वितरित किए हैं, बिछाए हैं, मनुष्य को गिफ्ट किए हैं कि उसमें स्वार्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब जो प्रतिस्पर्धा पूरी दुनिया में चल गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बनने की, उसमें देश कई प्रकार के गलत हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तम उदाहरण इस समय चाइना का है, जो नंबर 1 पे आने के लिए सभी प्रकार के दुष्कर्म कर रहा है। भारत पे भी लद्दाख के क्षेत्रों को दबाने का प्रयास किया। आसपास के जितने भी उसके पड़ोसी 12-13 देश हैं, उन सब से डिस्प्यूट है। और वहीं से नहीं, वहीं तक नहीं, उनसे बाहर जो देश हैं उन पर भी क्लेम गए। 18 देशों में क्लेम है कि ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा है। शी जिनपिंग का दिमाग खराब हो गया है।
जब अलेक्जेंडर की मृत्यु होने लगी, सिकंदर की मृत्यु होने लगी, तो उसने एक ही इच्छा रखी कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखे जाएं, खुले। लोगों ने पूछा क्यों? बोले इससे लोग ये शिक्षा ले सकें कि मैंने पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास किया और मैं खुले हाथ जा रहा हूं, कुछ भी नहीं ले जा रहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम प्रयास करें और ईमानदारी वाले प्रयास करें, किसी का हक नहीं मारें, किसी को दबाने का प्रयास नहीं करें। अब दबाने का प्रयास नहीं करें इसका मतलब ये नहीं कि दबे भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आंखों में आंखें डाल के बात करना, यानी कि आपका भी सम्मान और हमारा भी सम्मान। आंखों में आंखें बात डालने का मतलब ये नहीं कि मैं डराऊं, मतलब मैं आपकी भी बात सुन रहा हूं, आप मेरी भी बात सुनिए, जिसे हम कहते हैं सामान्य अर्थों में जियो और जीने दो। ये जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है, जियो और जीने दो। मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा सम्मान करें, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, हमारी पृथ्वी पर होगी ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं होगी। लेकिन होती है। राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है, पांडव है तो कौरव है। कहने का मतलब है बुराई और अच्छाई तो साथ चलती है ना। अगर सभी लोग राम बन जाएंगे, सभी लोग कृष्ण बन जाएंगे, सभी लोग युधिष्ठिर बन जाएंगे, तो फिर बुराइयों को पनपने का मौका कहां से मिलेगा? आप कैसे पहचानोगे ये अच्छा ये बुरा? सारे अच्छे हो गए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा साथ चलता है, लेकिन हमें पॉजिटिव को सुनना चाहिए, पॉजिटिव को चुनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए, नेगेटिव नहीं। और लास्ट पॉइंट है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक। आज इंटरनेट ने पूरे दुनिया को एक कर दिया है, ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। एक सेकंड में आप कहीं पर भी किसी से भी मोबाइल पे बात कर सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं पूरी दुनिया में, अपनी फोटो भेज सकते हैं। और यही नहीं, अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर है। आप मोबाइल टू मोबाइल या फेस टू फेस, कैमरे से कैमरे, चलचित्र के रूप में एक दूसरे से सामने बात भी कर सकते हैं। वो आपको सुन सकते हैं, वो आपको देख सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यहीं नहीं रुकने वाली है, ये आगे भी जाएगी। आज से 50 साल पहले किसी को बोलते आप कि मोबाइल जैसी चीज आएगी, वही जो वायरलेस होगी, जिसमें वायर नहीं होगा, जिसमें इंटरनेट भी होगा, जिसमें गूगल भी होगा, जिसमें फेसबुक भी होगी, व्हाट्सएप भी होगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर सकते हैं, उसमें कैमरा भी होगा, तो वो बोलता पागल हो गया है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज हम टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार कैसे पॉसिबल होगा ये टाइम ट्रेवल, भविष्य और भूत में कैसे जाया जा सकता है? लेकिन संभव होगा। एक वक्त आएगा जब हम भविष्य में भी जा पाएंगे और भूत में भी जा पाएंगे। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन को अधिक से अधिक सुविधामय बनाने का एक जरिया है। अब सुविधामय तो बन रहा है, लेकिन सुस्ती कुछ जरूरत से ज्यादा छा रही है। बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, कुछ लोग ऐसे भी हो गए। इन चीजों से दूर रहना। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरह से एक अमेरिकन ज्योग्राफर रिचर्ड हार्टशॉन ने परिभाषित किया। क्या कहते हैं वो? पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एरियाज, के ये राजनीतिक क्षेत्रों का, राज्यों का या राष्ट्रों के अध्ययन का विज्ञान है। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एरियाज, और more specifically the study of the state as characteristic of areas in relation to other characteristic of areas। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन।
के क्षेत्रों का, क्षेत्रों के बीच में, देशों के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन। कोई भी राज्य, कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री एक ब्लॉक फॉर्म में नहीं है। जो ब्लॉक फॉर्म में थे, जिन्होंने आयरन कर्टन लगा रखे थे, यूएसएसआर और चाइना, कम्युनिस्ट कंट्री, वो भी खुलकर अब लोगों से जुड़े हैं। हालांकि चाइना की प्रवृत्तियां बहुत गंदी हैं, लेकिन बुरे का बुरा फल मिलता है, अच्छे का अच्छा फल मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। लोग कहते हैं ना कि प्रकृति की जो चक्की होती है वो बड़ी धीमी चलती है, लेकिन आटा बड़ा महीन पीसती है। यानी कि न्याय होता है। आपके द्वारा कर्म किए गए, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनका वैसा ही इंटरेस्ट के साथ आपको परिणाम मिलता है। इस चीज को हमेशा मस्तिष्क में रखिए। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी, रिचर्ड हार्टशॉन ने। और यहां मूरी एक वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता है, वो कहते हैं द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज टू एनालाइज इंटरस्टेट रिलेशनशिप। इंटरस्टेट रिलेशन जो मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ने का, वो इंटरस्टेट रिलेशनशिप का है। यानी कि प्रत्येक देश के बीच में संबंध होने चाहिए, राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी, सभी प्रकार के रिलेशंस होने चाहिए। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वहां के बारे में संपूर्ण भौगोलिक और मानवीय जानकारियां आपके पास हों और आपकी उनके पास हों। इससे क्या फायदा? इससे फायदा यह है कि पृथ्वी के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सिस्टम, रीति रिवाज, पहनावा, वेशभूषा, खान पान, ये सब समझने का और उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड पूरी दुनिया में जाने लगा और भारत का खाना पूरी दुनिया में जाने लगा। अगर ये ब्लॉक्स में रहते, हम कटे रहते और बंद रहते, तो क्या ये संभव था? नहीं था। भारत का योग, भारत का ध्यान, मेडिटेशन, आज पूरी दुनिया उसको अपना चुकी है। अपना ही नहीं चुकी है, उससे अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर रही है। तो कहते हैं, मूडी कहते हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी is to analyze interstate relationships and internal adaptation to environmental conditions. Internal adaptation of environmental condition के पर्यावरणीय जो दशाएं हैं उनको भी अनुकूलित, उनके मुताबिक भी अनुकूलित होना, चाहे आप अपने क्षेत्र में हैं चाहे अन्य क्षेत्र में हैं। मनुष्य के लिए या प्रत्येक जीव जंतु और वनस्पति के लिए एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। और जो जीव उस पर्यावरण के मुताबिक या उसके अनुसार एडेप्ट नहीं होता है, अनुकूलित नहीं होता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ही हमको एडजस्ट करने या एडेप्ट करने का प्रयास करती है। हमारे जो इंटरनल डीएनए और हमारे जो लड़ने की क्षमता होती है वो भी उसमें सम्मिलित। प्रकृति हमें मां की तरह पालती है। उसकी प्रकृति की जो भौतिक दशाएं हैं वो अब जीवों को, वनस्पतियों को और मनुष्य को, मनुष्य भी जीव ही है वैसे, लेकिन इसके कारण वो अलग हो गया, दो पैर से चलने लगा, होमो सैपियन हो गया। हर तरफ देखा उसने, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस पहाड़ी के पीछे क्या है, वहां पहुंच गया तो उस पहाड़ी के पीछे क्या है, वहां पहुंच गया तो उस नदी के पीछे क्या है, वहां पहुंच गया तो उस घाटी के पीछे क्या है। यानी कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ऐसे ही चलते 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 पूरी दुनिया का नक्शा बना दिया। अब हम पूरी दुनिया के एक एक इंच से परिचित हैं, एक एक द्वीप से परिचित हैं, एक एक देश से परिचित हैं। और वहां पर जो भौगोलिक
भौतिक और मानवीय दशाएं हैं उनसे भी परिचित हैं। उसमें राजनीतिक दशाएं भी आ गई, उसमें आर्थिक दशाएं भी आ गई, उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार की दशाओं का हम अध्ययन करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं या जानकारी रखते हैं। तो यहां पर एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट बताया है उन्होंने। और उसके बाद आप देखिए, मैं वापस से यहीं पर लौट के आता हूं लास्ट में, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। इस चीज को अगर आप, इन क्वेश्चन मार्क को अगर आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को आप पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये सिर्फ भूगोल या पॉलिटिकल भूगोल से ही संबंधित नहीं है, राजनीतिक भूगोल से ही संबंधित नहीं है। ये फॉर्मूला आप हर प्रकार के साइंस, हर प्रकार के डिसिप्लिन, हर प्रकार के सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और उनमें ये लेटर्स को समझे, वर्ड्स को समझे, सेंटेंस को समझे और अध्ययन, ध्यान, मनन करें। और एक और आसान तरीका आप अपना सकते हैं कि पढ़ने के साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें, जिसमें मैप्स, डायग्राम्स, डेटा वगैरह भी हैं। और बनाए ही नहीं रजिस्टर में, उनको रिवाइज भी करें, वीक में 1 या 2 बार उनको रिवाइज करें। कोई भी शब्द आता है तो उसे कल के ऊपर नहीं टालें। कोई पढ़ते हुए आपको कोई शब्द अटपटा लगता है जिसका मीनिंग बड़ा गहरा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन कर लें और उसको ढूंढें। कल पर मत छोड़ें, कल देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, वर्तमान में अभी की अभी ढूंढें और उसका मीनिंग ज्ञान प्राप्त करें। तो आप देखें कि ये जो तरीके आप भूगोल में, राजनीतिक भूगोल में अगर अपनाएंगे पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, तो मैं नहीं सोचता कि इस देश की या दुनिया की कोई भी ऐसी प्रतियोगिता या कंपटीशन होगा जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय श्री राम।